हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल कुमार। एनसीईआरटी स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर 1 यानी अध्याय 1 पढ़ने जा रहे हैं, वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। तो उसमें आज हम जो भी फंडामेंटल चीज़ है उसको आज हम आप लोगों को बताएंगे और एग्जाम्पल देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तब तक आज जो उसमें का जितना भी फंडामेंटल चीज़ है आप लोगों को हम बताएं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर के लिए। तो चलिए, हम लोगों को पढ़ना है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। तो वास्तविक संख्याएं क्या है, रियल नंबर्स क्या है, इसके अंडर में कौन कौन सी संख्याएं आती हैं, कैसे कैसे ये संख्याएं बनती हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसे आप लोग प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके होंगे, क्लास 9th में पढ़ चुके होंगे, तो उसी चीज को फिर एक बार हम लोग रिकर कर ले रहे हैं, उसको रिवाइज कर ले रहे हैं। तो देखिए, हमको फर्स्ट पढ़ना है इसमें प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, संख्याएं, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। तो प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर्स, ये क्या होते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि प्राकृत संख्याएं, गिनती के संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो प्राकृत संख्याएं गिनती की संख्याएं, गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे गिनती कहाँ से शुरू होती है, तो 1 से शुरू होती है, 1 2 3, और ये अनंत तक जाती है। गिनती 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। इसे अब ये जो प्राकृत संख्या है, गिनती की संख्या है, इसको हम सूचित करते हैं। तो किस चीज से सूचित करते हैं, तो देखिए, इसे n, कैपिटल N से सूचित करते हैं। ये हो गया। अब हमारा नेक्स्ट है पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या है, इस पर बात करेंगे। पूर्ण संख्याएं, तो ये पूर्ण संख्याएं क्या होती है? पूर्ण संख्याएं को इंग्लिश में हम कहते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स, तो ये होल नंबर्स क्या है? देखिए, अभी अभी हम लोग पढ़े हैं प्राकृत संख्याएं, इसके बारे में जाने हैं। गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। और इसी में गिनती की संख्याओं में शून्य को जब शामिल कर लेते हैं, जीरो को शामिल कर लेते हैं, तो ये पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। जैसे यहाँ हम लिखेंगे, इसको परिभाषित ऐसे करेंगे कि प्राकृत संख्याओं में शून्य को शामिल करने पर वह पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे 0 1 2 3 4 5 अनंत तक, ये भी है। केवल इसमें हम प्राकृत संख्याओं यानी गिनती की संख्याओं में शून्य शामिल कर लिए हैं, उससे पहले शून्य लगा दिए हैं,
तो ये प्राकृत संख्या से क्या बन गया है, पूर्ण संख्या। अब इससे थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले ये जान लें कि पूर्ण संख्याएं जो होती हैं इसको कैसे सूचित करते हैं। इसे W, कैपिटल W से सूचित करते हैं। तो हो गया। अब इसके आगे देखिए क्या है, इसके आगे हमारा है पूर्णांक। तो पूर्णांक में हम लोग चलते हैं। तो देखिए पूर्णांक किसे कहते हैं। पूर्णांक देखिए थर्ड हमारा पॉइंट है पूर्णांक। पूर्णांक को क्या कहते हैं, इंटीजर्स। इंटीजर्स। तो देखिए इसमें थोड़ा और बड़ा करेंगे। इसके पहले क्या किए हम, सबसे पहले कि गिनती की संख्या को स्टार्ट किए, गिनती की संख्या में फिर शून्य शामिल कर लिए और इसे अब थोड़ा सा और बड़ा करेंगे। तो अब देखिए पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक, पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करने पर वह पूर्णांक बन जाता है। जैसे पूर्ण संख्याओं में ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करने पर पूर्णांक बन जाता है। जैसे देखिए यहाँ हो गया हम लोगों का बीच में 0 ले लिए। अब 0 से आगे बढ़ते हैं दाहिने तरफ। तो 1 2 3 अनंत तक, जहां तक जाएं इधर दाहिने अनंत तक जाएंगे हम। फिर अब बाएं, 0 से बाएं क्या होता है, -1 -2 -3 और इधर भी अनंत तक माइनस में ही जाएंगे हम। तो क्या हुआ, इसमें 3 तरह के पूर्णांक हैं। एक तो हमारा पूर्णांक ये है, शून्य है। और दूसरा क्या है, इधर दाहिने तरफ क्या है, पॉजिटिव है, प्लस वाला है। तो इसको हम Z+ लिखते हैं। और इधर बाएं तरफ है, तो बाएं तरफ जो है शून्य के बाएं तरफ, तो इसको हम लिखते हैं Z-। यानी पूर्णांक 3 तरह के होते हैं। एक तो शून्य है और दूसरा धनात्मक पूर्णांक Z+ है और ऋणात्मक पूर्णांक Z- है। तो इसको धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, इसको ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। शून्य धनात्मक पूर्णांक और ये ऋणात्मक पूर्णांक है। ऋणात्मक पूर्णांक 3 तरह के पूर्णांक होते हैं। अब इसमें पूर्णांक तो देख लिए हम, अब इससे आगे बढ़ेंगे। पूर्णांक के बाद आगे क्या पढ़ना है देख रहे हैं। पूर्णांक के बाद हमारा है अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं, इसके बारे में भी आप लोग जानते होंगे। हमारा 4th पॉइंट है अभाज्य संख्याएं। तो ये अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, प्राइम नंबर्स। प्राइम
नंबर्स। तो देखिए प्राइम नंबर्स वैसी संख्याएं जिनके एक और स्वयं, वैसी संख्याएं जिनकी एक और स्वयं दो ही गुणनखंड हो वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। देखिए वैसी संख्याएं जिनके गुणनखंड एक तथा स्वयं, गुणनखंड एक तथा स्वयं वह संख्या हो। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17, ऐसे ही 19 और जहां तक जाए। तो देखिए अभाज्य संख्याएं क्या है? प्राइम नंबर वैसी संख्याएं जिनके गुणनखंड एक तथा स्वयं वह संख्या हो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे मान लीजिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है और सम अभाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 और ये सम अभाज्य संख्या होती है। बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो विषम है। 2 सम अभाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और बाकी सब विषम अभाज्य संख्याएं हैं। तो अब हम इसमें देखेंगे कि इसके दो गुणनखंड कैसे हैं, एक तथा स्वयं वह कैसे है। जैसे मान लीजिए 2 का गुणनखंड हम निकाल रहे हैं तो 2 को कैसे लिखते हैं? 1 गुना 2। 1 तो इसका एक गुणनखंड है और फिर ये स्वयं 2 स्वयं है तो ये भी हो गया। फिर 3 है, 3 में देखिए 1 गुना 3 तो देखिए 1 तो है और फिर ये स्वयं है। फिर 5 तो 1 गुना 5, 1 तो है और ये स्वयं है। तो इस तरह से एक तथा स्वयं वह संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। तो यही ये हो गया, क्लियर हो गया। अब इसके बाद हम लोग आते हैं सह अभाज्य संख्याएं में। अब तो अभाज्य संख्याएं हो गई, अब सह अभाज्य। ये सह क्या होता है? सह माने तो आप लोगों को पता होगा कि मन साथ होता है, लेकिन साथ तो साथ में अभाज्य संख्याएं हो तो क्या होता है? जब दो अभाज्य संख्याएं साथ में हो तो कैसे? देखिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा है अभाज्य संख्याएं, जिसको कहते हैं इंग्लिश में को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स ये सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है? तो देखिए वैसी संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक HCF 1 हो तो वे संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। यहाँ पे सीधी सी बात है, लिख दें कि वैसी संख्याएं जिनकी, ये भी हम लिख सकते हैं कि जिनकी वैसी संख्याएं जिनकी अभाज्य गुणनखंड 1 हो वे सह अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वैसी संख्याएं जिनके अभाज्य गुणनखंड 1 हो तो वे सह अभाज्य संख्याएं कहलाती है। वैसी संख्याएं जिनके अभाज्य गुणनखंड 1 हो
उन्हें सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे देखिए 2 3 3 5 5 7 इत्यादि। अब देखिए यहाँ हम लिखे हैं वैसी संख्याएं जिनकी अभाज्य गुणनखंड 1 हो उन्हें सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। अब देखिए 2 और 5 ये 2 और 3 ये एक जोड़ा है। तो इस जोड़ा में इस युग्म में हम देख रहे हैं 2 और 3 है, तो यहाँ पे 2 है, तो 2 का अभाज्य गुणनखंड निकालें 1 गुना 2, फिर 3 का अभाज्य गुणनखंड निकालें 1 गुना 3। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, HCF कैसे होता है, HCF ऐसा ही ना निकलता है अभाज्य गुणनखंड से। दोनों में कॉमन क्या है 1, दोनों में कॉमन 1 है तो 1 हो गया। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ 1 हुआ 1। इस तरह से ये 2 और 3 जो है ये क्या है सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब देख लीजिए 3 और 5 के जोड़े में देख लीजिए 3 का क्या होगा, 3 का 1 गुना 3, 5 का क्या होता है 1 गुना 5। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में कॉमन 1 है। तो जब दोनों में कॉमन 1 है तो इसका HCF 1 ही होगा। तो इस तरह से इसका भी HCF 1 होगा, तो अभाज्य गुणनखंड 1 हुआ। तो क्या हुआ, इसका मतलब कि ये भी क्या है सह अभाज्य संख्याएं हैं। 3 और 5 भी अभाज्य सह अभाज्य संख्याएं हैं। 5 क्या देखिए 1 गुना 5 7 का 1 गुना 7, दोनों में एक ही कॉमन है, तो इसका भी वही हुआ। तो इस तरह से ये जो जोड़े हैं 2 3 3 5 और 5 7 के जो जोड़े हैं युग्म है ये क्या है, ये तीनों क्या है हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, इससे आगे इसके आगे देख रहे हैं भाज्य संख्या है। अब इसके बाद तो ये भाज्य क्या होता है, इस सह अभाज्य अभाज्य तो पढ़ लिए, भाज्य क्या है। अब भाज्य में देखिए क्या होता है, इसके कितने टुकड़े हो रहे हैं, कितने गुणनखंड हो रहे हैं। भाज्य हमारा छठा पॉइंट है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या है तो ये भाज्य माने होता क्या है कंपोजिट, कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स। ये कंपोजिट नंबर्स देखिए क्या होते हैं। तो कंपोजिट नंबर्स वैसे होते हैं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। वैसी संख्याएं जिनकी 2 से अधिक गुणनखंड हो वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं, कंपोजिट नंबर्स कहलाते हैं। तो अब देखिए 2 से अधिक लिख दे पहले इसका डेफिनेशन कि वैसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है इत्यादि, 12 है इत्यादि इत्यादि। अब देखिए हम लिखे हैं सीधे भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर्स क्या हैं, तो वैसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो 4 है, तब 4 को देख लीजिए, 4 के गुणनखंड देखिए 1 गुना 2 गुना 2 हो
होगा। तो देखिए तो 2 से अधिक है कि गुणनखंड, 1 है, 2 है और फिर 2 है, इसको तोड़े हैं तो ऐसे हुआ है ना, यानी कि क्या हो जाएगा, ये भी क्या है, भाज्य संख्या है। फिर 6 को देखिए, 1 गुने 2 गुने 3, इसके 2 से अधिक गुणनखंड है कि नहीं। फिर देखिए 8 है, तो 1 गुना 2 गुना 2 गुना 2, इसके भी 1 से अधिक गुणनखंड है। फिर 9, 1 गुना 3 गुना 3, इसके भी 2 से अधिक गुणनखंड है। तो इस तरह से जितनी भी संख्याएं हो आगे, ये सब कंपोजिट नंबर्स, भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा अब भाज्य संख्याएं के बाद परिमेय संख्या की बारी आ रही है, जो इस चैप्टर से रिलेटेड है और बहुत काम आने वाला है इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है परिमेय संख्या। अब देखिए परिमेय संख्याएं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परिमेय संख्याएं जिसको कहते हैं रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स। ये रेशनल नंबर्स होते क्या हैं, तो देखिए वैसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखी जा सके, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखिए 0 चाहे 1/2, 2, 3, 3/4, 2/3 इत्यादि इत्यादि। जैसे 0, हम 0 को कहलाती है जहां P तथा Q पूर्णांक हैं एवं Q नॉट इज इक्वल टू 0। जैसे 0, 1, 1/2। अब नेक्स्ट है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं अर्थात इरेशनल नंबर्स। तो जस्ट अपोजिट ऑफ रेशनल नंबर, वैसी संख्याएं जो P/Q के रूप में नहीं लिखी जा सके,
अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे √2, √3, √5, √6, √7 इत्यादि। तो अपरिमेय संख्या के बारे में जान गए। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम। इससे आगे क्या है तो देख लीजिए, जो चाहिए वही है। देखिए क्या चाहिए आप लोगों को, चाहिए आप लोगों को वास्तविक संख्याएं, जो कि यहाँ लिखा गया है। तो देखिए वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं होता क्या था आपको पता है कि ये दो संख्याओं से मिलकर बना है। अब दो कौन कौन है तो देख लीजिए। पहला है परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। इसके बाद दूसरा है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अब देखिए जब दोनों मिलता है तब वास्तविक संख्या प्राप्त होता है। अब बात समझ में आई। देखिए परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिल गया तब वास्तविक संख्या बन गया। यही बात समझाने के लिए इतना करना पड़ा मुझे। तो अब देखिए, अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं तो देखिए इसका परिभाषा हो जाएगा कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं, कहते हैं। जैसे जैसे देख लीजिए, इसमें परिमेय भी आएगा, अपरिमेय भी आएगा, सब मिला के, तो यही वास्तविक संख्या है। अब इसके आगे बढ़ रहे हैं। देखिए अब इसके आगे क्या है। चैप्टर को बढ़िया से समझने के लिए ये सब जानना जरूरी है, सब फंडामेंटल चीज है। इसके बिना चैप्टर को अच्छे से नहीं समझा जा सकता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है। अब आ गया हमारा एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है जाने इसके बारे में हम, कि एल्गोरिथम क्या है। फर्स्ट पार्ट का जो था 9 चीजें, उस 9 को हम पढ़ लिए हैं। अब हमारा आ गया सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में है एल्गोरिथम। एल्गोरिथम होता क्या है जरा देखिए यहाँ, एल्गोरिथम, एल्गोरिथम यहाँ देखिए, एल्गोरिथम नाम तो आपको दिखाई दे रहा है, सुने भी होंगे पहले, ऐसा लग रहा है। देखिए तो एल्गोरिथम नाम इसका आया कहाँ से है तो देख लीजिए थोड़ा, कि 9वीं शताब्दी में एक फारसी गणितज्ञ थे, फारसी गणितज्ञ थे जिनका नाम था अल-ख्वारिज़मी। उन्हीं के नाम पर ये एल्गोरिथम लिया गया है। एल्गोरिथम शब्द उन्हीं के नाम पर लिया गया है। अल-ख्वारिज़मी जो फारसी गणितज्ञ थे उन्हीं के नाम पर लिया गया है। अब देखिए ये होता क्या है, एल्गोरिथम वास्तव में होता क्या है। तो एल्गोरिथम वास्तव में होता है स्टेप वाइज। जैसे स्टेप वाइज हम स्टेप होता है, स्टेप का एक श्रृंखला होता है। जैसे स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया, स्टेप 3 हो गया, ठीक है। यानी कि एल्गोरिथम क्या है, एक स्टेप, चरण,
स्टेप का एक श्रृंखला होता है। तो इसी श्रृंखला को हम जानेंगे, HCF निकालेंगे, इसका यूज, एल्गोरिथम का यूज हम उसी में करेंगे। जब हम HCF निकालेंगे तो उसमें इस स्टेप का यूज करेंगे, यानी एल्गोरिथम का यूज करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है, आगे क्या है, प्रमेयिका। प्रमेयिका होता क्या है देख लीजिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसे बता देंगे हम। जैसे प्रमेयिका होता क्या है, प्रमेयिका होता है सिद्ध कथन। सिद्ध कथन को हम प्रमेयिका कहते हैं, लेमा। जो सिद्ध कथन होता है उसको लेमा कहते हैं, प्रमेयिका। जैसे आप लोग जानते हैं कि एक परिमेय संख्या तथा एक अपरिमेय संख्या के योगफल का योगफल हमेशा अपरिमेय होता है। ठीक ऐसे ही एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या के अंतर, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। वैसे ही एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या को भाग देने पर हमेशा अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। तो ये एक तरह से क्या हो गया, ये प्रमेयिका हो गया, एक सिद्ध कथन हो गया। अब हम इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, अब देखिए क्या होता है, इसके बारे में भी थोड़ा चर्चा करें। जैसे आप लोग पढ़े हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, वही चीज आज इसमें पढ़ेंगे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है ना। देखिए यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। ये होता क्या है, जैसे हम लोग इस बात पर ध्यान देंगे कि पहले हम लोग पढ़े हैं नीचे के क्लास में एक चीज कि भाज्य बराबर भागफल गुना, छोड़िए यहां से लिखिए, भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। ये बात जानते हैं, हम लोग पढ़े हैं। तो भाजक को क्या कहते हैं इंग्लिश में, डिवाइडेंड। भाज्य को भाजक को क्या कहते हैं, डिवाइजर। अच्छा, भागफल को क्या कहते हैं, देखिए लिख रहे हैं यहाँ पे, इसको क्या पढ़ते हैं, कोसेंट पढ़ते हैं इसको। शेषफल को रिमाइंडर। तब क्या हो जाएगा, ये D इज इक्वल टू, देखिए डी क्यू प्लस आर होता है ये, लेकिन ये क्या हो गया, ये अलग चीज हो गया। ठीक इसी तरह ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, जिसको यूक्लिड ने दिया था। तो देखिए ये किस तरह होता है, ठीक इसी तरह होता है। इसमें हम लोग मानते हैं, देखिए क्या मानते हैं, इसमें हम लिखते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जहां में आइए जीरो छोटा होता है और बराबर भी हो सकता है आर से, ठीक है, और आर से बड़ा होता है बी। कहने का मतलब हुआ, अगर हम भाग देते तो क्या होता है, ए माने कौन सी, भाज्य हो जाता, यही ना होता, ऐसे करते तो ए हो जाता, ये बी हो जाता, ये क्यू हो जाता, और जो शेष बचता वो आर हो जाता। तो अब ध्यान दीजिए इस बात पर कि ए बीच वाला है, तो ये ए है। चलिए बी कौन है, जिससे भाग दे रहे हैं हम, भाजक। क्यू क्या है, भागफल है।
और आर क्या है, रिमाइंडर है, शेषफल है। तो अब देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, ये जो शेषफल होता है, शेषफल वो क्या होता है, जीरो हो सकता है। शेषफल हमेशा क्या होता है, जीरो हो सकता है, और नहीं तो जीरो से थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ भाजक, भाजक से हमेशा छोटा होता है। ये जो शेषफल होता है वो भाजक से हमेशा छोटा होता है, कभी भी बड़ा नहीं होता है, समझे। अब आगे देखिए, इस बात पर ध्यान रखिएगा तो फंसिएगा नहीं, नहीं तो कितने लोग इसी में गड़बड़ कर देते हैं। यहाँ भाग लगा नहीं और लगते हैं इसको यहाँ उतारने, पूरा बिना भाग लगाए। तो इसी बात को समझना था यहाँ कि ये जो शेषफल होता है वो भाजक से हमेशा छोटा होता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे है महत्तम समापवर्तक, जिसको हम लोग कहते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। तो हम आपको पता है कि आप लोग क्या करते थे, पहले ऐसा निकालते थे, महत्तम समापवर्तक जिसको HCF कहते हैं। तो आप लोग कैसे निकालते थे, दो तरीके से निकालते थे। पहला तरीका है था, देखिए जैसे मान लीजिए 15 और 25 का निकालना है, तो कैसे निकालते थे, ऐसे पहले 15 के गुणनखंड निकाल लेते थे, 1 गुना 3 गुना 5, फिर 25 का निकालते थे, 1 गुना 5 गुना 5। अब देखते थे इसमें कि क्या कॉमन है, क्या कॉमन है इसमें, तो एक तो है, तो एक छोड़िए, एक लिख दीजिए मन करेगा तो। फिर इसमें 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, यानी ये 5 इसमें मिल जा रहा है, तो 5, यानी कि HCF हमारा क्या हो गया, 5 हो गया। तो हम ऐसे भी निकालते थे, इसको क्या कहते हैं, गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि है। हाई देखिए यहाँ आगे दूसरा का विधि, 15 है अब 25 है, ठीक है। तो बताइए कौन बड़ा है कौन छोटा है, 15 से बड़ा है कि नहीं 25 है ना, है। तो 15 से बड़ा जब 25 है तो 25 में ना 15 से भाग लगाएंगे, लगाइए, 25 में 15 से भाग लगाएंगे। तो देखिए 15 एकम 15, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1। अब देखिए छोटा हो गया कि नहीं, भाजक से छोटा हो गया शेषफल। तो तुरंत हम क्या करेंगे, भाग नहीं लगेगा 15 से 10 में, तो तुरंत हम 15 को यहाँ उतार लेंगे, ठीक है, इसके बगल में। अब इसमें भाग लगाएंगे, 10 एकम 10, फिर शेष 5 बचा, फिर 10 से 5 में भाग नहीं लगेगा, तो तुरंत फिर इसको यहाँ पे बगल में लाएंगे, ठीक है। अब देखिए 5 दूना 10 कट गया, यानी 5 से पूरा पूरी कट गया ये 10, तो 5 से पूरा पूरी कट गया, तो यही ना होता है HCF बराबर 5, यही ना आंसर होता है। ऐसे करते तो इसमें भी 5 आया और इसमें भी 5 आया, यानी दोनों तरीका से किसी तरह बनाते, भाग विधि है अभाज्य गुणनखंड विधि, किसी तरह बनाते तो क्या होता है, आंसर तो वही आता है। लेकिन हम लोग इसी तरीका से चलेंगे, लेकिन स्टेप वाइज चलेंगे। हम कैसे स्टेप वाइज चलेंगे, तो इसमें हम थोड़ा आपको इस पर प्रकाश डाल दे रहे हैं। देखिए कैसे, इसी बात को समझना है हमको। इसमें यूक्लिड का लेमा, यूक्लिड का जो विभाजन परिमेयिका है उसको अप्लाई करना है, उसके बाद बनाना है, स्टेप वाइज लेमा से बनाना है। देखिए कैसे बनाते हैं हम, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है 24, यहाँ पे लिखा हुआ है 108। चलिए अब इसका हमको क्या करना है, निकालना है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के सहायता से हमको निकालना है, इसका HCF निकालना है। तो देखिए कैसे निकाल रहे हैं हम। पहले तो 24 और 108 है,
तो हम ध्यान से देखेंगे कि 24 जो है ये छोटा है 108 से, तो क्या करेंगे 108 में 24 से भाग लगाएंगे, तो लगा दिया जाए 108 लिख दिया जाए, हो गया। ध्यान रखेंगे कि क्या होता है, हम लोग यहाँ नहीं यहाँ पे कर रहे हैं ये काम, हम क्या करेंगे हई वाला फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या होता है a बराबर b क्यू प्लस r, ये ना होता है। तो यहाँ पे a बराबर कौन चीज है, a का है 108 है, b का है 24 है कि नहीं, a 108 है और b 24 है। तो ध्यान दीजिए a में b से भाग लगाते हैं, तो क्यों लगाएंगे तो देख लीजिए, a यहाँ पे क्या है 108, तो 108 में हम क्या लगाएंगे b से भाग लगाएंगे, b कितना है 24 है, 24 से भाग लगा दें, बच क्या रहा है q प्लस r, तो इसको देख लिया जाए 24 से भाग यहाँ पे हम लगा रहे हैं किसमें 108 में, कितने बार लगेगा देख लिया जाए, 24 तिया 72, 24 चौका 96, 4 बार में जाएंगे 24 चौका 96, 8 में से 6 हो गया 2, 10 में से 9 हो गया 1। तो अब देखिए 24 से 12 में तो भाग नहीं लगेगा, हम क्या लिखे पहले देख लीजिए, शेष अभी जीरो नहीं ना बचा, जब तक शेष जीरो नहीं बचेगा तब तक कटाते रहेंगे। तो देखिए a बराबर कितना है 108 है, b बराबर कितना है 24, जिससे भाग लगाए हैं हमें, देख लीजिए। अब देखिए q क्या होता है, यही ना q होता है, तो q क्या हो गया 4 हो गया, प्लस शेष जो बचा वो क्या है रिमाइंडर बच गया, यानी कि 12, ये हो गया पहला स्टेप है, इसको हम कहेंगे स्टेप 1 हो गया ये हमारा। अब स्टेप 2 सेकेंड स्टेप क्या होगा देखा जाए, सेकेंड स्टेप क्या हो रहा है इसको देखिए। अब देखिए 12 जो है 12 में तो 24 से भाग नहीं लगेगा, तो इसलिए 24 में 12 से भाग लगाएंगे, तो अब क्या मान लेंगे हम 24a हो जाएगा, यहाँ 24 जो है वो यहाँ a हो जाएगा, a की जगह पर है क्या होगा 24 हो गया, और b क्या हो जाएगा 12, ये जो 12 है वो क्या हो जाएगा b हो जाएगा। अब भाग लगाया जाए, क्या हो रहा है 12 दूना 24 लग गया, पूरा पूरी कट गया, 12 से भाग लग गया, तो यानी कि क्या हो गया दूसरा स्टेप में क्या हो गया 2 हो गया ही q, और r क्या हो गया 0 हो गया, 0, यानी कि जब 0 आ गया पूरा कट गया, शेषफल 0 आ गया, तो हम समझ गए कि अब HCF हमारा निकल गया, इसका काम तमाम हो गया। तो अब देखिए इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा HCF 12 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे हम, इसलिए HCF बराबर 12 आंसर, ऐसा ही बनता है। इसी तरीका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ये जो HCF है निकाला जाता है। तो अब तो समझ में आ गई बात, चलिए नोट कर लीजिएगा इसको, वीडियो पॉज करके। अब आगे बढ़ेंगे, एक चीज होता है विरोधोक्ति, जिसको विरोधाभास भी कहते हैं, कंट्राडिक्शन। तो ये कंट्राडिक्शन का उपयोग हम कहाँ करेंगे, विरोधोक्ति का उपयोग कहाँ करेंगे, इसके बारे में भी हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या होता है विरोधोक्ति। देखिए विरोधोक्ति चाहे विरोधाभास भी कहते हैं इसको, विरोधाभास, कंट्राडिक्शन एक ही इसका वर्ड है इंग्लिश में, कंट्राडिक्शन। तो कंट्राडिक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं कि आकाश में तारे
दिखाई देते हैं। तो आकाश में तारे दिखाई देते हैं, ठीक है, लेकिन हम ये कह दें कि आकाश में तारे दिखाई नहीं देते हैं, तो क्या हो गया? माने अगर हम कह दें कि आकाश में तारे दिखाई नहीं देते हैं तो लोग क्या कहेंगे? यही ना कहेंगे कि नहीं, आकाश में तो तारे दिखाई देते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता है कि नहीं देते हैं। तो लोग इसका क्या करेंगे? हमको आभास होगा कि ये गलत बात है, हम जो बोल रहे हैं वो गलत बात है। आकाश में तारे तो दिखाई देते हैं, तो विरोधोक्ति हो गया, इस पर लोग विश्वास नहीं करेंगे। हम मानने के लिए अपने मन से मानेंगे, लेकिन लोग उस पर विश्वास नहीं करेंगे, वो गलत बात है, इसलिए ये विरोधोक्ति हो गया। जैसे हम मानते हैं कि √2 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है, तो √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है, सबको पता है, लेकिन हम उसको परिमेय मानकर तब बनाते हैं, तो उसमें विरोधोक्ति का उपयोग होता है, विरोधाभास का उपयोग होता है, ये शब्द उसमें आता है। तो उसमें भी हम चर्चा करेंगे सिद्ध करके। फिर उसके बाद परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जो है, उनका जो दशमलव प्रसार है, उनका भी हम विजिट करेंगे। अब कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए कि परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है, तो कैसे पहचान में आएगा कि परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत है कि अशांत है, और परिमेय का दशमलव निरूपण शांत है कि अशांत है? तो इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक परिमेय संख्या हम ले रहे हैं, कोई भी परिमेय संख्या, कोई परिमेय संख्या हम ले रहे हैं। देखिए मान लीजिए 5 है बाई 6 है। अब परिमेय है कि अपरिमेय है? चलिए, ये पता नहीं चलेगा कि परिमेय है कि अपरिमेय है, इसके लिए कुछ नियम है। तो देखिए हम बता रहे हैं, 5/10 है, 3/10 है। तो अब देखिए कैसे पता चलेगा कि कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है, बता रहे हैं। जैसे ये जो नीचे वाला है हर अंश बटा हर, यही ना होता है हर, तो हर जो है नीचे वाला है 1/2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप में अगर आ जाए नीचे वाला, तो हम समझ जाएंगे कि वो परिमेय संख्या है। पहचानने का आसान तरीका है। जैसे मान लीजिए 5/6 है, 5/6 है, तो इसमें हमको कौन से मतलब है? 6 से मतलब है। तो 6 को देखिए, तो 6 को तोड़ के 2 और 5 के रूप में आ रहा है, 2 गुना 3 आ रहा है, तो 2 का पावर m तो आ जा रहा है, लेकिन इसमें 5 नहीं आ रहा है, इसमें 3 आ रहा है, इसलिए 5/6 क्या है? अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या हो गया, सीधा यहाँ समझ में आ गया। फिर 5/10 है, तो 5/10 है, तो क्या हो गया? 10 को देखिए क्या हो रहा है, 10 को तोड़िए, 2 गुना 5 हो रहा है, यानी 2 का पावर 1 और 5 का पावर 3, यानी 2 और 5 के गुणनखंड में आ गया कि नहीं? 2 और 5 में। इसका मतलब हम कहेंगे कि 5/10 जो है ये क्या है? परिमेय संख्या है। फिर 3/10, यह भी 10 है, यानी कि 3/10 भी परिमेय संख्या है। अब देखिए इसी तरह जो परिमेय संख्याएं होती हैं, इनका जब दशमलव निरूपण हम करेंगे तो क्या होता है? ये शांत होती है। इस रूप में जो होगा वो परिमेय संख्या होगा, और परिमेय संख्याओं के जो दशमलव निरूपण होंगे, दशमलव में जब उसको हम लाएंगे भाग देकर, तो वो क्या होगा? शांत आवर्ती में आएगा। तो इतना ही आज का क्लास रहेगा, और नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। गुड बाय।